Hello everyone, welcome to this new video. In today's video we are going to start with C language. So if you are doing BCA or BTech, so in these two courses I have seen in mostly universities and mostly colleges, the first language which is taught is C language. So I thought we should start with C language. So yes guys, let's get started. So first of all, let me introduce you with the programming language. सो फर्स्टली हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे बिकॉज आई थिंक वो भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. So guys, here is a basic definition of a programming language: a language which is used by human being to communicate with a computer is called as programming language. So basically ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम इंसान जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर के साथ. इसी लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि यार हमें कम्युनिकेट करने की तो ज़रूरत पड़ती है, बट हमें एक लैंग्वेज सीखने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जो कंप्यूटर होता है बच्चों, उसे 0 और 1 समझ में आता है. सिर्फ 0 और 1 ये चीज़ें हम बचपन में सीखते ही हैं कि उसे सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है. इसीलिए हमें एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें. तो इसी चीज़ के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहली जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वो थी हमारी मशीन लैंग्वेज. इसमें क्या होता था, इसमें हमारे पास इसमें हम जो प्रोग्रामर्स होते थे वो सीधे क्या करते थे, वो सीधे कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखते थे. अब आप एक और क्वेश्चन सोच लोगे कि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझ में आती है, ऐसा क्यों है? सो बेसिकली जो कंप्यूटर है वो सिर्फ उसको यही चीज़ समझ में आती है 0 और 1, क्योंकि भाई उसमें यही चीज़ एम्बेडेड है, उसको यही समझ आएगा. तो कंप्यूटर अपने आप को नहीं बदलेगा, हमें ही अपने आप को बदलना पड़ेगा. बट सबसे पहला जो चीज़ था वो यही था. कंप्यूटर जब शुरुआत में जब हम लोग को करना होता था कुछ, तो हम लोग 0-1 सीखते थे सीधे. तो यहाँ पे इट इज़ द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट जनरेशन. तो फर्स्ट जनरेशन को मशीन लैंग्वेज यहाँ पे उस चीज़ को करता है. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ होती थी, 0 और 1. मतलब जो कुछ भी आपको लिखना है, जैसे अगर आपको टाइप करना है आई एम राम, तो उसके लिए आपको आई को भी 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राम को भी 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो स्पेस आप बीच बीच में देंगे उसको भी आपको 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बट आपको लग रहा होगा ये तो थोड़ा ईजी ही है, बट क्या होता है ना, एक वर्ड, इवन एक नंबर को लिखने के लिए भी हमें 0-1 का जो कोड होता है वो बहुत लंबा हो जाता है. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आई एम राम लिखना ही कितना टफ है. और वहीं जब आप एक पूरा पैराग्राफ लिख देंगे ना, तो इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है उसमें से समझना कि क्या गड़बड़ी, अगर गलत हो जाए कभी तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमने क्या गलती की है. तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इस लैंग्वेज के साथ. तो यहाँ पर मशीन कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज डायरेक्टली. इसको सबसे ज़्यादा ये फास्ट होगा. एक बहुत अच्छी बात ये है कि इसको जैसे ही आपने टाइप करा उसमें कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब सिंपल आप समझिए, जैसे आपको हिंदी आती है और मैं सीधे आपको हिंदी में समझा रही हूँ, तो आपको समझ में तो बहुत जल्दी आ जाएगा, बट हिंदी सीखना किसी इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है. वही चीज़ ये यहाँ पर भी है कि मशीन लैंग्वेज है हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें हमें हर चीज़ को 0-1 में पहले कन्वर्ट करना होगा. तो वो चीज़ बहुत टफ हो जाता है. और ड्रॉबैक्स इसकी बात करते हैं, क्योंकि हम आगे जाते जाएंगे तो हमें, जैसे आज के टाइम पर आप जो लैंग्वेज सुनते हो, पाइथन हो गया, जावा हो गया, ये हर बच्चा सुनता है, C++, इवन C भी. तो ये सारे जो हैं ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है. तो यही सब जो था ये सब हमें पढ़ना ज़रूरी है, तभी हमें समझ में आएगा कितना जल्दी एडवांसमेंट हो रहा है. तो ये मशीन लैंग्वेज था. अब इसका क्या क्या ड्रॉबैक हुआ, ड्रॉबैक मतलब कि क्या क्या इसके डिमेरिट्स थे. तो ये था कि एक वो बहुत टाइम लगता था इस प्रोग्राम को लिखने में. मतलब अगर आपको एक लाइन ही लिखना है तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा. और इट इज़ टू टफ टू डीबग. तो डीबग मतलब यहाँ पर ये होता है, बग का मतलब होता है एरर, और डीबग का मतलब हो जाएगा एरर को फाइंड करना. तो मान लीजिए आपसे कोई, आपने पूरा प्रोग्राम लिख दिया और आप उसको रन करके देख रहे हैं और उसमें कुछ एरर आ रहा है, तो आपको उसको ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था कि भाई एरर कहाँ पर होगा. तो यही इस लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी. इसी से इसके बाद आया असेंबली लैंग्वेज. अब हमने क्या, हम थोड़े से शातिर हुए, ह्यूमन बींग्स क्या हुए, थोड़े शातिर हुए. हमने क्या दिमाग लगाया कि चलिए
चलिए हम ऐसा करते हैं, आई एम राम को हमने क्या एक सिंबल दे दिया, हमने एक सिंबल को हम यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हैं निमोनिक्स, ठीक है, यहाँ पे हमने निमोनिक्स बोल दिया। तो हमने उसको एक निमोनिक दे दिया कि चलिए हम उसको दे देंगे प्लस का साइन। जैसे अगर आपने कीबोर्ड देखा हो तो उसमें कुछ सिंबल्स बने होते हैं, या फिर मान लीजिए हमने कोई और सिंबल दे दिया, मान लीजिए हमने स्टार सिंबल दे दिया कि आई एम राम को हम स्टार से डिनोट कर देंगे। तो इससे हमारी क्या होगा, थोड़ा सा मेहनत आसान हो जाएगा कि चलिए अगर हमें आई एम राम लिखना होगा तो मैं उस सिंबल को दबा दूंगी तो मेरा काम थोड़ा सा यहाँ पर ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने लगे, थोड़े से निमोनिक्स को यूज़ करने लगे। तो वही डेफिनेशन दे रखा है, इट रिप्रेजेंट सेकेंड जनरेशन टू राइट प्रोग्राम्स इन दिस लैंग्वेज, निमोनिक्स आर यूज। तो यहाँ पर हम लोग निमोनिक्स का यूज़ करने लग गए, ठीक है। तो सिंबल्स को ही हम यहाँ पर निमोनिक्स कहते हैं। और यहाँ पर ठीक है एक हुई, फिर बट यहाँ पर क्या वो समझ में आ गया ना, इतना समझ में आया। बेसिकली हमने यहाँ पे निमोनिक्स बना लिए थे, हमने कुछ कैरेक्टर मतलब कुछ हमने बना दिया कि चलो हम सर्कल डालेंगे तो उसका मतलब है आर, ठीक है, या फिर कुछ भी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रांसलेटर आया। ट्रांसलेटर की क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो जो हमारे पास सिंबल है उसको वो ट्रांसलेटर उस चीज़ को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। तो वही सबसे पहला जो हमारे पास ट्रांसलेटर था उसका नाम असेंबलर था, असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर आया था। तो इट इज़ द फर्स्ट ट्रांसलेटर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये पहला ट्रांसलेटर था हमारे पास। यहाँ पर वो क्या करता था, कन्वर्ट कर देता था असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुझे मान लीजिए चाइनीज़ आती है और आपको तो चाइनीज़ आती ही नहीं, आपको हिंदी समझ में आती है। मैं अगर आपसे चाइनीज़ में बात करूँगी तो आपको तो समझ आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों ही एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक ट्रांसलेटर को ले आएंगे और उसे चाइनीज़ भी आती होगी, उसे हिंदी भी आती होगी, तो वो मेरी बातों को चाइनीज़ में समझेगा और आपको कन्वर्ट करके बता देगा। तो वही यहाँ पे काम असेंबलर का था। वो यहाँ से लेता था असेंबली लैंग्वेज को और कन्वर्ट कर देता था मशीन लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर को समझ भी आ जाता था, ठीक है। एज सून एज नंबर ऑफ निमोनिक्स इंक्रीजेस तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्रामिंग ऑल्सो इंक्रीजेस। बट यहाँ पर भी दिक्कत है कि क्या होगा कि देखो हमने सबको निमोनिक्स बना दिया, अब सारे निमोनिक्स तो हमसे याद होती नहीं है ना। निमोनिक्स कितना याद कर पाइएगा आप, एक एक बुक मोटी मोटी बुक बन जाएगी तो उसको याद करना फिर से डिफ़िकल्ट हो गया। तो ये इसका ड्रॉबैक आ गया। तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पे ड्रॉबैक लिख दीजिएगा, ठीक है, ड्रॉबैक, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पे ड्रॉबैक कर लीजिएगा। तो फिर हमारे पास आया हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग थोड़ा आज के टाइम पे हम इंग्लिश यूज़ करता है। यहाँ पे हम इंग्लिश जैसा जो हम कॉमनली थोड़ा सा लाइन देखते हैं ना, वो यहाँ पे इंग्लिश आ जाता है। तो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो यहाँ पर आता है एक तो आपका POP दैट इज़ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और तीसरा टाइप है स्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, वैसे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे ही, तो पहले हम देख लेते हैं डिटेल में। सो हमारा जो यहाँ पर पहला पार्ट है वो है POP। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इट इज़ द थर्ड जनरेशन, ठीक है। जैसे फर्स्ट जनरेशन हमारा मशीन लैंग्वेज था, सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज था, थर्ड जनरेशन आप हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं बोलेंगे, आप POP को बोलेंगे, क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसके 3 पार्ट्स हैं और वो अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए हम POP को थर्ड जनरेशन बोल रहे हैं, दैट इज़ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन प्रोग्रामिंग होती है। इसमें हम टॉप टू बॉटम तरीके से करेंगे। दिस प्रोग्रामिंग इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रोसीजर। यहाँ पे हम प्रोसीजर का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहे हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि C हो गया, फिर बेसिक, इसका फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं बिगनर्स ऑफ ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और फॉर्ट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन लोगो, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड पास्कल कोबोल, तो कॉमन ऑफ बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये सारे इसके फुल फॉर्म दे रखे हैं। तो ये सारे जो हैं आपके किस में आते हैं, POP में, और यहाँ पे टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन प्रोग्रामिंग हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये प्रोसीजर पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। फिर आया हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ योर ओप्स। एक चीज़ और बताना मैं भूल गई, जो तुम हम C लैंग्वेज अभी पढ़ेंगे तो वो POP का पार्ट है, डेट इज़ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन है। तो वहीं जब आप आगे डेफिनेशन बनाओगे C लैंग्वेज का, तो यहीं से हम चीज़ों को लेंगे कि C इज़ अ
प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये सारे पार्ट किसके हैं, पीओपी हो गया, ऊप्स हो गए, स्क्रिप्ट लैंग्वेज, सारे उसी का पार्ट है, किसका, हाई लेवल लैंग्वेज का। तो इसी से हमारा डेफिनेशन भी आगे जाके बनेगा सी लैंग्वेज का। फिर आता है ओओपी, दैट इज़ ऊप्स, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट रिप्रेजेंट फोर्थ जनरेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। इसका जो एग्जीक्यूशन मेथड होता है वो बॉटम टू टॉप होता है। इसका ऊपर वाले का क्या था, टॉप टू बॉटम था, ठीक है, इसका टॉप टू बॉटम था, इसका होता है बॉटम टू टॉप। ये हमारा ऑब्जेक्ट और क्लास पे बेस्ड होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट और क्लास पे बेस्ड होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मोर फीचर्स कंपेयर टू पीओपी, तो ये पीओपी से थोड़ा ज़्यादा बेटर है, ठीक है, इसमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन। तो ये सारे जो टॉपिक है ये हमारे अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। जैसे जैसे आप आगे सेमेस्टर्स में जाएंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपके लिए बस इतना समझना ज़रूरी था कि ये फोर्थ जनरेशन है, इसका एग्जीक्यूशन मेथड बॉटम टू टॉप है। इवन आप इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, आपके लिए पीओपी ज़्यादा समझना ज़रूरी था। और यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स आप जान सकते हैं, जावा हो गया, सी# हो गया, RDs, ठीक है, ये सारे लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे C++ इज़ द ओनली लैंग्वेज विच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बोथ। तो ये हमारा पीओपी भी है और ये ओओपी है भी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी इस लैंग्वेज की। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज़ स्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो स्क्रिप्ट लैंग्वेज में क्या होता है, ये तुम्हारे वेब डेवलपमेंट, जो अब वेबसाइट एप्लीकेशन वगैरह हम जो देखते हैं उसके डिज़ाइनिंग में ये लैंग्वेज यूज होते हैं। इसके टाइप्स हो गए HTML, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DHTML, that is dynamic hypertext markup language, XML, that is extensible markup language, एंड एग्जाम्पल इसकी और हो सकते हैं, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट हो गया, VB स्क्रिप्ट हो गया, J स्क्रिप्ट हो गया, पाइथन, रूबी, पर्ल, एक्स कोड, JS, एंगुलर, रिएक्ट, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है गाइस, मैं अभी के लिए इतना ही शूट कर पाऊँगी और आई थिंक इतना काफ़ी है। इसको आप और एक बार वापस से देख सकते हैं, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप उसको एक बार वापस से पढ़ लें, क्योंकि अगर आप इसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आपको आगे जाके दिक्कत आ सकती है। तो ज़्यादा भी नहीं करना, अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम यहाँ तक पोर्शन जहाँ तक मैंने बताया था ये पूरा, ये सब थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, सी लैंग्वेज नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू।